नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। अगर आप में से किसी ने भी सहारा इंडिया में पैसे इन्वेस्ट किए हैं और आपका पैसा अगर डूबा है तो आपसे जुड़ी एक बड़ी खबर है। आज ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक सवाल के जवाब में सदन में कहा है कि पूरे देश में सहारा रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड में 2.33 करोड़ लोगों के 19,000 करोड़ रुपए निवेश किए गए हैं जो उन्हें नहीं मिले हैं। इसके साथ ही उन्होंने जानकारी दी है कि सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट वाले में 75 लाख निवेशकों के 6,380 करोड़ रुपए निवेश किए गए थे जो कि उन्हें नहीं मिले हैं। भारत सरकार ने, केंद्र की मोदी सरकार ने यह भरोसा दिया है कि जिस किसी ने सहारा इंडिया में निवेश किया है उसके पैसे उन्हें मिलेंगे। जब इंटरेस्ट की बात आई तो उन्होंने कहा कि अभी हम इंटरेस्ट पर तो भरोसा नहीं दे सकते, लेकिन अगर आपने 1 रुपये भी सहारा इंडिया परिवार में जमा किए हैं तो भारत सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि पहले तो या तो किसी तरह सहारा इंडिया उस पैसे को वापस करे। अगर ऐसी नौबत आती है कि सहारा इंडिया परिवार वापस नहीं करता तो जो बची रकम है उसे भारत सरकार आपको लौटाएगी। हाँ, सूद नहीं मिलेगा। अब दूसरी बड़ी खबर जो राष्ट्रीय स्तर की वो राजनीतिक खबर है। खबर यह है कि कल दिल्ली में अमित शाह, जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री मोदी के बीच मैराथन बैठक हुई। जो खबरें निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि आगे होने वाले चुनाव, जिन जिन राज्यों में चुनाव हैं, उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव है, और संगठन को लेकर जो महत्वपूर्ण बदलाव होने हैं उसे लेकर इन 3 बड़े नेताओं के बीच मंथन हुआ। और दिल्ली के बड़े पत्रकारों की माने तो कम से कम 6 राज्यों में भाजपा अपने प्रदेश अध्यक्ष बदलने जा रही है। उसमें बंगाल, उड़ीसा, बिहार और झारखंड, ये 4 राज्य शामिल हैं। इसके अलावा 2 और राज्य हैं जहां प्रदेश अध्यक्ष बदले जाएंगे। ये कल जो बैठक हुई उसमें फाइनल मुहर लग गई है और कहा यह जा रहा है कि खरमास के बाद कभी भी इस बात की घोषणा हो सकती है। ये दिल्ली में बैठे बड़े पत्रकार बता रहे थे। दूसरी बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल गुजरात में के जितने भी सांसद थे उनसे संसद भवन में मुलाकात की और कई लोग तारीफ कर रहे थे कि हम प्रधानमंत्री की वजह से जीते, मोदी मैजिक वगैरह। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बेहद महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि गुजरात चुनाव अगर हम जीते हैं तो गुजरात भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल की वजह से जीते हैं। उन्होंने इसकी वजह बताई कि CR पाटिल साहब ने जिस बारीकी से मैनेजमेंट किया इस पूरे चुनाव का और जिस तरह उन्होंने रणनीति बनाई उसे हमें जीतने में आसानी हुई। और उन्होंने ये मूल मंत्र दिया कि जिस भी प्रदेश में संगठन देख रहे हैं भाजपा का, उन्हें प्रबंधन करना होगा। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री मोदी ने कि एक बूथ का हिसाब रखना होगा, आपको हर बूथ के अनुसार रणनीति बनानी होगी। तो क्या ये आने वाले दिनों के लिए कोई संकेत है? ये देखते हैं। एक और खबर है कि आपको याद होगा विश्व हिंदू परिषद के एक नेता हुआ करते थे प्रवीण तोगड़िया और संजय जोशी, बीच में प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनके रिश्ते खराब हुए थे और दोनों राजनीतिक बियाबान में भटक रहे थे। CR पाटिल जो गुजरात भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे प्रवीण तोगड़िया ने मुलाकात की है और बाहर निकलने के बाद उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मैं पुराने दिनों के साथी हैं, ये साथ नहीं छूटेगा। हम हर मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन करते हैं। अब आते हैं अपने राज्य झारखंड की ओर। झारखंड में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जामताड़ा में तो जुट गई। आपने देखा वो तस्वीरें क्या थी। इरफान अंसारी के समर्थक अचानक नारेबाजी करने लगे, इरफान अंसारी जिंदाबाद। राजेश ठाकुर स्टेज पे थे, राजेश ठाकुर के साथ धक्का मुक्की की गई, बदले में राजेश ठाकुर ने थप्पड़ भी मार दिया। उसके बाद दोनों से धक्का मुक्की हुई और राजेश ठाकुर जी का कहना है, जो कि झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका कहना है किसी ने मेरी जेब काट ली। 50,000 रुपये थे उनकी जेब में। तो जिस तरह जामताड़ा में भारत जोड़ो यात्रा जुड़ी है,
आने वाले दिनों में क्या झारखंड के दूसरे जिलों में भी जुड़ेगी? क्योंकि खदबदाहट है, कई बागी, कई आहत मौके की तलाश में हैं। दूसरी बड़ी खबर यह है कि झारखंड में जो भी जांच चल रही है, ये जो आने वाला दौर है, ये केंद्रीय जांच एजेंसियों और राज्य की जो पुलिस प्रशासन है या जांच एजेंसी है, इसमें टकराव का दौर है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि आपको पता होगा कि सीबीआई की कस्टडी में बंगाल में एक शख्स की मौत हो गई थी। उनका नाम था ललन शेख। अभी हफ्ता दिन पहले सीबीआई की कस्टडी में थे, अचानक उनकी लाश फंदे से झूलती हुई नजर आई। अब ममता सरकार ने इस पर सीआईडी जांच बैठा दी है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। इसके खिलाफ सीबीआई बंगाल हाईकोर्ट गई। आज बंगाल हाईकोर्ट ने कहा कि सीआईडी जांच करेगी, अगर सीबीआई ने लापरवाही की है तो जांच क्यों ना हो जाए। ठीक उसी तरह कुछ कुछ झारखंड में हो रहा है। ईडी यहां जांच कर रहा है, लेकिन राज्य सरकार का इशारा साफ है कि आप अगर पुलिस के अधिकारी हैं तो किस हैसियत से आप ईडी के सामने पूछताछ के लिए जा रहे हैं? क्या आपने राज्य सरकार की परमिशन ली? और झारखंड सरकार इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी चली गई है। झारखंड सरकार का कहना है कि राज्य की पुलिस राज्य सरकार के अधीन है और कोई भी केंद्रीय एजेंसी उसे यूं ही नहीं बुला सकती। फिलहाल जो डीएसपी थे साहिबगंज के प्रमोद मिश्रा, शायद इसी वजह से ईडी के बार बार समन के बावजूद नहीं जा रहे हैं। तो बंगाल हो या झारखंड, केंद्रीय एजेंसियों और राज्य सरकार की एजेंसियों के बीच टकराव का रास्ता साफ है। आगे आने वाले दिनों में यह टकराव और तीखा होगा। एक और खबर झारखंड से है। आपको पता होगा कि सुषमा बड़ाई, जो कि पीएस नटराजन मामले में सुर्खियों में आई थी, कल उन पर गोलीबारी हुई। उनकी तबीयत के बारे में कुछ अपडेट देना था आपको। अभी वो वेंटिलेटर सपोर्ट सिस्टम पर रांची के एक निजी अस्पताल में इलाज करा रही हैं। थोड़ी देर पहले डॉक्टर से जो बात हुई, डॉक्टर ने बताया कि उन्हें 2 गोलियां लगी थी, एक पंजरा में और एक किडनी में, और जो किडनी है उसे छेदते हुए गोली निकल गई थी, वो पंक्चर हो गई थी और पंजरा की गोली निकाल दी गई है। लेकिन सुषमा बड़ाई की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। इसी से जुड़ी एक और अपडेट ये है कि आज सुषमा बड़ाई की बहन ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों से सुषमा बड़ाई को लगातार धमकियां मिल रही थी। 3 दिन पहले 2 लोग सुषमा बड़ाई के घर पहुंचे थे। उन्होंने घर का दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से पूछा गया आप कौन हो, तो उन्होंने कहा हम कुरियर बॉय हैं, कुरियर पहुंचाने आए हैं। जब सुषमा बड़ाई के परिवार वालों ने दरवाज़ा नहीं खोला तो बाहर से गेट को लॉक करके वो दोनों युवक वहाँ से चले गए। इस बात की खबर सुषमा बड़ाई और उनके परिवार वालों ने पुलिस को दी थी। सुषमा बड़ाई के परिवार वालों का कहना है कि हमने बार बार पुलिस को ये बताया कि मेरी जान पर खतरा है, लेकिन कंसर्न पुलिस ऑफिसर्स लापरवाह बने रहे। ये मामला अचानक हमले का नहीं है जिससे पुलिस कहे कि हम जांच कर रहे हैं। पुलिस को पहले से इस बात की जानकारी थी कि सुषमा बड़ाई के साथ कुछ गलत हो सकता है। इसके बावजूद हुआ। रांची के वीवीआईपी एरिया सहजानंद चौक पे हुआ। झारखंड में अगर शिबू सोरेन के आवास के बाहर किसी को गोली मारी जा सकती है, अगर झारखंड का राजपथ कहे जाने वाले हरमू बाईपास के सहजानंद चौक पर दिन दहाड़े किसी को गोली मारी जा सकती है, अगर झारखंड के मेन रोड में किसी व्यापारी को गोली मारी जा सकती है, तो इस राज्य में कहीं भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। ये हम नहीं, ये इस राज्य की जनता कह रही है। अब आइए आते हैं बिहार पर। बिहार में काफ़ी कुछ हो रहा है। कल नीतीश बाबू ने कह तो दिया कि 2025 की कमान तेजस्वी संभालेंगे, लेकिन उनकी अपनी ही पार्टी में इस बयान को लेकर बौखलाहट है। बौखलाहट इसलिए कि उपेंद्र कुशवाहा और ललन सिंह दोनों को ऐसा लग रहा था कि नीतीश कुमार के बाद तो जेडीयू की विरासत हम संभालने वाले हैं। ये नीतीश बाबू ने कैसे कह दिया कि हम तेजस्वी को नेतृत्व सौंपेंगे। इसे लेकर जेडीयू के विधायकों में भी गहमा गहमी है। कई लोग पाला बदलने की कोशिश में हैं, कुछ आरजेडी में, कुछ बीजेपी में, और शायद इन्हीं सबको देख के आज उपेंद्र कुशवाहा को कहना पड़ा कि जेडीयू जो भी रणनीति बना रही है वो सिर्फ 2024 को देखकर बना रही है। अभी 2025 के बारे में बातचीत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन 24 और 25 में सिर्फ 1 साल का फ़र्क होता है। सारी रणनीति सिर्फ 24 के आधार पर नहीं बनाई जा सकती। दूसरी बड़ी खबर यह है
कि आप सबको पता है कि झारखंड में माफ़ कीजिएगा, बिहार में शराबबंदी है, लेकिन बिहार सरकार के आंकड़े कहते हैं कि देश में जहरीली शराब पीकर मरने वालों में सबसे ज़्यादा संख्या बिहारियों की है। बिहार में सबसे ज़्यादा लोग जहरीली शराब पीकर मर रहे हैं। दूसरी एक और बड़ी खबर है कि रोजगार के मुद्दे को लेकर महागठबंधन की सरकार बनी थी और तेजस्वी यादव ने कहा था कि पहली ही कैबिनेट में जो मेरा पहला कलम चलेगा वो 10 लाख सरकारी नौकरी को लेकर चलेगा। उसके बाद से 10 बार पटना के डाक बंगले चौराहे पर लाठीचार्ज हो चुका है। कल ही जो सीटेट और बीटेट के अभ्यर्थी थे उनको दौड़ा दौड़ा कर पुलिस ने पीटा है। तो बिहार की जनता सवाल कर रही है कि जब सरकार ही नौकरी के वादे पर बनी तो हर नौकरी के मांगने वालों के साथ लाठीचार्ज ही क्यों किया जा रहा है। देखना है सरकार जवाब देती है या नहीं। नमस्कार।